आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल असल में ये कहता है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एक सिस्टम, जैसे कि आपके पास एक ये बॉक्स जो कि एक सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जब फोर्स लगेगी और फोर्स लगने की वजह से ये जो डब्बा है ये असल में क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो असल में क्या होगा कि आपके पास ये डब्बा मोशन में आ गया है। तो मोशन में आने की वजह से इसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो वर्क डन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो सिस्टम पे काम किया गया होगा वो असल में बराबर होगा जो तब्दीली लाई जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ये एनर्जी है ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जबकि वर्क डन हम कहते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स लगने की वजह से जब एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम क्या कहेंगे कि उस पर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। चलें अब हम एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आता है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ये बॉक्स है और आप इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। तो चलें हम अभी मानते हैं कि जो बॉक्स है उसका जो मैस है वो मैं लेबल करता हूँ कि जो मैस है इस बॉक्स का वो असल में m है। जबकि एफ नेट जो है ये हमारे पास असल में टोटल फोर्स है जो इस मैस पर लग रही है। जबकि जो वी आई है ये असल में इस बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि शुरू की रफ्तार है जिसके साथ ये मैस मूव कर रहा है। जबकि फोर्स लगने की वजह से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तब्दील होती है और अब वो वेलोसिटी बन जाती है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ गई है और वो जो बढ़ी हुई रफ्तार है उसको असल में हम फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं। अब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसने जो फासला तय किया है उसी को असल में हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स भी असल में इस मैस के ऊपर दाएं जानिब लग रही है और उसके साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रही है, वो दाएं जानिब हो रही है। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ये मैस डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट। चलें इसको कह लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से डिस्प्लेस होकर यानी कि एक नई पोजीशन पर जाता है जिसको हम बी कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल फोर्स इस मैस पे लग रही है ये फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। तो कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से इस मैस में क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा होगी। और एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का असल में यहाँ पर मतलब ये है कि एक जितना इंक्रीज आएगा वेलोसिटी के अंदर हर एक गुजरते सेकंड के साथ। तो जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है उस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a, और जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट a से b तक कवर हुई है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल d के साथ। अब कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस मैस के अंदर, तो हम असल में जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं तो उनकी जो इक्वेशंस हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिर हम यूजिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके, अब वो आपके पास तीन है जिसमें से एक है आपके पास पहली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जबकि जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी का स्क्वेयर। तो एस आई वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, जिसमें ए क्या है वो एक्सेलरेशन है, टी वो टाइम का लम्हा या वक्त है जो गुजरा होगा यहाँ पर वो, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर असल में अपने सिनेरियो के लिहाज से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि मैंने जितनी भी अभी तक डिस्कशन की है उसमें मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इनकी ख़ास बात यह है कि ये असल में इनके अंदर टाइम का फैक्टर मौजूद है, जबकि जितना भी मैंने सिनेरियो बयान किया है आपको वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम का उसमें हमने जिक्र ही नहीं किया। तो फिर हमारे सिनेरियो के लिहाज से जो बेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो असल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फिर हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस
वी आई का स्क्वायर। अब सबसे पहले जो एक्सेलरेशन पैदा हुई होगी इस मैस के अंदर, वो किस वजह से पैदा हो रही है कि इस मैस के ऊपर फोर्स लग रही है। तो जब एक मैस के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन पैदा होती है, वो असल में हम यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि आपके पास जो फोर्स है वो बराबर होती है मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के। जबकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, यानी कि उतना ज़्यादा वेलोसिटी के अंदर टाइम के लिहाज से चेंज आएगा। उसके साथ साथ आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जितना मैस हैवियर होगा उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी अगर फोर्स आप कांस्टेंट रखेंगे तो। अब हम इसी एक्सप्रेशन में से क्या करेंगे कि क्योंकि हमारे पास ये मैस है और इसी पे वो फोर्स लग रही है, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो एफ नेट बार बार लिखने की बजाय इस एफ नेट को हम कह लेते हैं कि ये हमारी फोर्स एफ है, जो कि मैंने यहाँ पर अपनी नोटेशन के साथ उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यानी कि एक जैसा करने के लिए कर लिया है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन पैदा हुई होगी वो असल में किसके बराबर होगी, एफ ओवर एम के। यानी कि जितनी कुव्वत लगी यानी कि जितनी फोर्स लगी उसको तकसीम कर दें या डिवाइड कर दें जितना मैस मौजूद है उस पर जो लगने वाली फोर्स है। अब हम यहाँ पर यही करेंगे कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो यहाँ पर हम सब्सिट्यूट करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी एक्चुअली आपके पास 2, आपके पास आ जाएगा साथ ए, यहाँ पर ए की जगह हम क्या पुट करें, एफ ओवर एम। तो एफ जो है वो फोर्स है, जबकि एम क्या है वो मैस है, जबकि एस क्या है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुई होगी। तो यहाँ पर वो हम हमारे सिनेरियो में हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल डी के साथ। तो मैं अपने एस को रिप्लेस कर दूंगा किस सिंबल के साथ, डी के साथ, और साथ आ जाएगा हमारे पास वी एफ का स्क्वायर जो कि फाइनल वेलोसिटी है आपके पास, और उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपके पास ये जो मैस की टर्म है जो कि इधर डिवाइड हो रही है वो राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और उससे हमें एक खास फॉर्म हासिल होगी। उसके साथ साथ 2 बीट जाके उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेते हैं, एफ डी लिख लेते हैं यहाँ पर, और तो 2FD हमारे पास बराबर आ जाएगा एक्चुअली एम वी एफ स्क्वेयर माइनस एम वी आई का स्क्वेयर। जबकि 2 यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एम वी एफ स्क्वेयर डिवाइड बाई, जिसको चलें टोटली 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर आप उसको इंडिविजुअली कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो जब फोर्स लगती है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन। और वर्क डन जो आपके पास है वो बराबर होता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग हैं तो ये जब डॉट प्रोडक्ट ख़त्म होता है तो आपके पास ये आता है एफ डी। यहाँ जगह थोड़ी है तो अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा दर्ज लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास एफ डी कॉस थीटा, और उसके बाद फिर हम थीटा जो है वो असल में आपके पास एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, और हमारे इस सिनेरियो में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो असल में 0 होगा। तो कॉस 0 जो होता है वो असल में 1 होता है। तो जो वर्क डन हमारे पास इस सिनेरियो में आ जाएगा वो एफ डी है। तो क्या आपको नीचे यही चीज़ दिखाई नहीं दे रही? जी बिल्कुल। तो अब आप क्या कर सकता हूँ मैं फिर कि यहाँ पर एफ डी की जगह मैं फिर क्या लिख सकता हूँ कि ये वर्क डन है। अब हम ये करेंगे कि हम ये जो 2 है ये आपके पास एम वी एफ स्क्वेयर पे लादा डिवाइड करेंगे और एम वी आई पे अलादा डिवाइड करेंगे। तो एम वी एफ का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम वी एफ का स्क्वेयर माइनस, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं एम वी आई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो एम वी आई का स्क्वेयर यहाँ पर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। अगर हम ये देखें ये जो एम वी एफ स्क्वेयर बाय 2 है ये आप वाकिफ़ होंगे कि ये असल में क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनकी जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है के डॉट ई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होती है 1/2 जो कि कांस्टेंट नंबर है। एम उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो कि मूव कर रहा है,
और v वो रफ्तार है जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर mv² होता है। तो अब अगर हम नीचे देखें अपने एक्सप्रेशन में तो ये भी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, लेकिन खाली इंडिसेस का फर्क है, यहाँ पर vf² लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो टर्म है ये असल में बता रही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी को। तो जो वर्क डन है आपके पास यहाँ पर वो बराबर आ गया है एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k डॉट ई और साथ लिख सकता हूँ नीचे इसके इंडिसेस में सबस्क्रिप्ट में सॉरी वो f लिख लूँगा, फिर माइनस mvi²/2 भी असल में काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, लेकिन ये असल में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है मास तो चेंज नहीं हो रहा हमारे सिनेरियो में, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगी k डॉट ई यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर अगर आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें तो ये हमारी जो शुरू की वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट थी कि जो वर्क डन है ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये उसी के बारे में बता रहा है क्योंकि वर्क डन है और वो बराबर आ रहा है किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया हुआ है किस में से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से। तो ये असल में जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस करते हैं, इसी को असल में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया है। और वो चेंज किस वजह से आया है, क्योंकि आपने उस मैस के ऊपर क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी, और फोर्स लगाने की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की और उसके साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है उसमें तब्दीली आई। अब ये जो वर्क डन आप कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर यानी कि इस मैस के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही तब्दीली नहीं लाता, वो इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली ला सकता है। यानी कि हमने तो ये सिनेरियो स्पेसिफिकली इस तरह से डिज़ाइन किया था समझाने के तौर पे कि जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को अलाउ कर रहे थे कि हम या तो वो राइट मूव कर सकता है या लेफ्ट मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं। तो अभी हमने सिनेरियो जो लिया था उसमें ये देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पर था, हमने दाएं जानिब उसके ऊपर फोर्स लगाई, इनिशियल वेलोसिटी वो वी के साथ मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी वी से चेंज होकर वी होगी। अब यही सिनेरियो यूँ भी हो सकता है ना कि आप इसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से क्या करें, ज़मीन के लेवल से लिफ्ट करें, यानी कि किसी हाइट पर लेकर जाएं। तो जब हम किसी मैस को किसी हाइट पर लेकर जाते हैं इस रेफरेंस यानी कि ज़मीन, चलें इसको मैं आपको इसी नई स्लाइड पे समझाता हूँ। इसमें हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये हमारा जो है ना वो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से हम इस मैस को क्या करते हैं कि वो लिफ्ट करते हैं, यानी कि इस मैस को दाएं या बाएं जानिब धकेलने की बजाय हम क्या करते हैं कि इसको ज़मीन के लेवल से लिफ्ट करके ऊपर लेकर जाते हैं। तो ऊपर ये खुद ब खुद तो नहीं जाता ना, इसको ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, और जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, ठीक है। अब फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, यानी कि यहाँ पर वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली क्या है, वो हाइट गेन कर रहा है। तो ग्राउंड के लेवल के लिहाज से जब कोई एक ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो असल में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहाँ से रेफरेंस अभी ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल से। तो इस सिनेरियो में भी क्या हो रहा होगा कि वर्क डन हो रहा होगा, और वो जो वर्क डन है वो असल में किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन है वो असल में बराबर होगा किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं P डॉट ई, या फिर इसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है U का पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो ये भी असल में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर ही आता है, जिसमें वर्क डन करने की वजह से किस में चेंज आए, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आए। चलें यहीं से फिर मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हाँ, तीसरा जो सिनेरियो पॉसिबल है वो ये है कि टोटल वर्क डन हो रहा हो, यानी कि नेट वर्क डन हो, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि जो नेट यानी कि जो नेटवर्क है यानी कि टोटल वर्क जो डन है वो बराबर होगा आपके पास, अगर दोनों एनर्जीज के अंदर चेंज आ रहा हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में भी और पोटेंशियल एनर्जी में भी, तो जो टोटल नेटवर्क डन होगा वो असल में बराबर होगा आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास आ जाएगा साथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डेल यू कह रहे हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके पास यही मैस हो और ये किसी बिल्डिंग से आपने ड्रॉप किया हो, ठीक है। तो जब ड्रॉप करेंगे अब वो बिल्डिंग के ज़मीन के लिहाज से तो ये मैस शुरू में किसी हाइट पे था, तो इसके पास सारी की सारी जो एनर्जी थी वो कौन सी थी, पोटेंशियल थी। अब जब ये फॉल करना शुरू करेगा तो इसकी जो हाइट है वो असल में क्या करना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब हाइट कम होना शुरू हो जाएगी तो असल में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन फॉल करते वक्त इसकी जो स्पीड है वो असल में बढ़ने लग जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो आपके पास जब एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक पोटेंशियल में क्या हो रही होती है, वो पोटेंशियल काइनेटिक में तब्दील हो रही होती है। और उस सिनेरियो में आपके पास जो ज़मीन जिस फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वो जो वर्क डन होता है वो असल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो असल में होती है mgh, यानी कि वो मास पे डिपेंड करती है और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है और हाइट पे डिपेंड करती है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो असल में होगा mgh2, यानी कि फाइनल हाइट माइनस क्या आ जाएगी साथ आपके पास mgh1, जो कि इनिशियल हाइट है। तो आज हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा।